वेलकम ऑल ऑफ यू स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। एक रिकॉर्ड कर रहे हैं लाइव ब्रेकआउट बिल्टअप के लिए कि ब्रेकआउट बिल्टअप कैसे बनता है और वो एग्जीक्यूट होता है किस तरीके से या वो फेल होता है। तो JSW स्टील का 5 मिनट का चार्ट है मेरे सामने और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक लेवल मार्क किया हुआ है जहाँ से इसको रेसिस्टेंस मिला था। कल इसमें हमने ब्रेकआउट ट्रेड किया था, तो ब्रेकआउट के बाद ये पुल बैक के लिए यहाँ पर इसने रिट्रेस किया था। यहाँ से फिर ये वापस गया एंड यहाँ से वापस जाने के बाद में यहाँ पर अगर आप ये वाला एरिया देखो, काफ़ी टाइम से अभी ये 5 मिनट्स की कैंडल है, यहाँ पर कोशिश हो रही है ब्रेकआउट की। ब्रेकआउट बिल्टअप हम इसे क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ तक ये जो है सेलिंग वाली जो कैंडल्स हैं, सेलर्स यहाँ तक लाए, फिर एक बार बायर्स ने फिर यहाँ पे पुश किया, फिर यहाँ पर एक कैंडल की पिक आपको दिखेगी, फिर से यहाँ से पुश है। तो अब ये एरिया इम्पॉर्टेंट है। ये एरिया एक तरह से आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द एरिया वेयर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर हो रहा है ब्रेकआउट बिल्टअप, यहाँ पर चल रहा है। अगर ये यहाँ से सक्सेसफुल हो जाता है, इसको ब्रेकआउट दे देता है, ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देता है, तो यहाँ पर अगेन हमारा एक पॉजिटिव साइड का ट्रेड बनेगा। और अगर ये ब्रेकआउट बिल्टअप फेल हो जाता है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि ये कैंडल ऊपर जाए और वापस से ये फिर फेल हो जाए। सो वही चीज़ें हमें देखनी है कि किस तरीके से यहाँ पर हम वर्क कर सकते हैं। तो 5 मिनट में अगर आप RSI देखें तो RSI 60 के ऊपर है अभी, जो पॉजिटिव मोमेंटम एरिया है उसके ऊपर अभी है RSI। और इसको बाकी टाइम फ्रेम एक बार देख लेते हैं। सो अगर इसको हम 10 मिनट में देखें तो 10 मिनट में यहाँ पर अगर आपको याद हो, कल हमने इसका एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट था जिसको हमने कल ट्रेड किया था। यहाँ से इस तरीके का एक ट्रायंगल था एंड इसका ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद में ये एक पुल बैक हमें देखने को मिला इस तरीके से यहाँ तक, और अब ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर रेसिस्टेंस इसने क्रिएट किया हुआ है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं कि ब्रेकआउट बिल्टअप बन रहा है। अब ये ब्रेकआउट बिल्टअप फेल होता है या सक्सेसफुल होता है। अगर ये फेल होता है तो हो सकता है कि यहीं से फिर से सेलिंग आ जाए। दैन देयर आर हाई चांसेस कि इस बार प्राइस इस वाले लेवल को जहाँ से इसने पुल बैक लिया था उसको क्रॉस करके नीचे आ सकता है, प्राइस के अंदर निगेटिविटी आ जाएगी। और अगर ये ऊपर क्लोज कर देता है तो देयर आर हाई चांसेस कि फिर ये ऊपर की साइड में पॉजिटिव मोमेंटम हमें दे सकता है। सो ट्रेड किस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि RSI के अंदर डाइवर्जेंसेस हैं। अगर आप देखो 15 मिनट पर ये पीक, सेकंड पीक, थर्ड पीक, अपसाइड एंड यहाँ से डाइवर्जेंस आना शुरू हो गया 15 मिनट में, और ये डाइवर्जेंस है RSI के अंदर। सो RSI की साइड से वी आर नॉट पॉजिटिव, RSI में डाइवर्जेंस है। तो अकॉर्डिंग टू RSI तो ये यहाँ से बैक हो सकता है, मतलब यहाँ पर जो है लोअर साइड की तरफ ये जा सकता है। सो लेकिन हम सिर्फ RSI के बेस पे ट्रेड नहीं करते, बहुत सारी और चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। ऐसे में क्या करते हैं, 5 मिनट पे इसको एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। इसका 5 मिनट पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसकी एक कैंडल का वीक है, तो अगर इसको आप एक्सटेंड करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें, अगर ये इसके नीचे निकल जाता है तो ये निगेटिव हो जाएगा एंड ये जो ब्रेकआउट बिल्टअप था इसको हम एक तरीके से फेल मानेंगे कि ये फेल हो चुका है। क्योंकि ये विक अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये विक कहती है कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव थे जिन्होंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे फिर से पुश दिया था, और अगर यहाँ पर इस एरिया को ये इसने एक तरीके से आप बोल सकते हैं निकाल दिया, ऊपर यहाँ से वापस चला गया, तो फिर आप एक बार को फिर से बोल सकते हैं कि शायद यहाँ से इसको ब्रेकआउट दे दे। बट अगर इस एरिया के नीचे जाके क्लोज कर देता है दैन ये अगेन निगेटिव हो जाएगा। प्लस 5 मिनट में इसने EMA 9 के नीचे क्लोजिंग दी है, तो वो भी थोड़ा सा एक निगेटिविटी दिखाती है। RSI भी यहाँ से थोड़ा सा निगेटिविटी दिखाता है 5 मिनट के चार्ट पर। सो यहाँ से ये जो अभी तो रिजेक्शन शो कर रहा है, तो ये ब्रेकआउट बिल्टअप जो है ये अभी अगर हम देखें तो 50% है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट होगा या फिर ये फेल होकर के नीचे की तरफ जाएगा। सो लेटेस्ट इसको क्लियर होने दें, तभी कोई यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। आपको वेट करना है कि इसके नीचे अगर ये कैंडल रेड क्लोज हो जाती है, रेड कैंडल क्लोज कर जाती है, रेड कैंडल क्लोज करती है, तो इसके अंदर हम एक नेगेटिव ट्रेड के लिए एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जिसका कि टारगेट हम छोटे छोटे टारगेट फिर रख सकते हैं प्रीवियस रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट के बेसिस पर।
देखो, अब मैं हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो कैंडल की विक होती हैं वो एरियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, ये यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी और यहीं पर आप प्राइस का रिएक्शन देखिए। प्राइस गया यहाँ तक, लेकिन यहाँ से कितना शार्प, ये देखो इसका विक यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ से शार्प एकदम से उसको पुश मिला और वापस से प्राइस ऊपर की तरफ गया। इसीलिए हम हमेशा कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं। खाली कैंडल ने कोई लेवल ब्रेक कर दिया उससे बात नहीं बनती। अगर क्लोजिंग दी है उसने नीचे तो प्राइस निगेटिव, या क्लोजिंग दी है ऊपर तो प्राइस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर इसने इस, अगर आप देखें इसके इसी लेवल पर यहाँ पर प्राइस की खींचतान चल रही है। यहाँ यहीं पर देखो ये विक है और इसी लेवल पर अभी एक तरीके से ये यहाँ पर पॉजिटिव होने के एक चांसेस बचे हैं कि हो सकता है यहाँ से फिर से पॉजिटिव हो जाए। एक ग्रीन कैंडल का बनना यहाँ से शुरू हुआ है। ये सारी चीज़ें ये आप लाइव चार्ट पर अलग अलग स्टॉक्स पर जाकर के एक बार स्टडी कर सकते हैं। देखिए यहीं से एरिया ऑफ रिएक्शन, एरिया ऑफ रिएक्शन आप इसके बेसिस पर स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं कि आप छोटा सा स्टॉप लॉस रख के इसके बेसिस पर आप, ये सारी चीज़ें निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक सभी में काम करती हैं। जो एरिया ऑफ रिएक्शन होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, ईएमए के नीचे क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट होती है। कैंडल्स की क्लोज होने के बाद में नेक्स्ट कैंडल पे आपका रिएक्शन होना चाहिए और जहाँ पर आपने लेवल्स ड्रॉ किए हैं उनको आप हमेशा ध्यान में रखते हुए ही काम करें। आप खुद देखिए, मैंने बहुत ही सिंपल एक लाइन ड्रॉ की, कोई मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत कुछ जा कर के मैंने नहीं ड्रॉ किया। किसके बेसिस पे? सिर्फ एक इस कैंडल के बेसिस पे कि यहाँ पे एक विक है, एक शूटिंग स्टार है। इस शूटिंग स्टार के ऊपर अगर किसी भी तरह प्राइस अपने आप को फिर से ले जाता है तो कुछ पॉजिटिव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस शूटिंग स्टार के नीचे अगर प्राइस क्लोजिंग दे देता है, नेगेटिव हो जाएगा प्राइस। तो ये सब चीज़ें आप एक बार देख सकते हैं चार्ट्स के ऊपर। अब इसको एक बार आप 15 मिनट के चार्ट पर देखिए। मल्टीपल टाइम फ्रेम पर आप चार्ट्स को स्टडी करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको इसमें चीज़ें मिलती रहेंगी। अगर आप इसको 15 मिनट पर देखेंगे तो दिस लाइन इज़ EMA 9, EMA 9 के ऊपर इसने सपोर्ट लिया और यहीं से जैसे ही यहाँ पर ये लेवल आया, यहीं से इसको फिर बाउंस बैक मिला। EMA 9 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप अपनी पोजीशंस EMA 9 के अकॉर्डिंग भी लेकर के चलते हैं कहीं ना कहीं आप एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। बस आपको स्ट्रिक्ट रहना होगा कि मेरा स्टॉप लॉस अगर मैंने रखा है EMA 9 के नीचे रखा है तो मुझे निकल जाना है, VWAP के नीचे रखा है तो निकल जाना है। वेट नहीं करना है, मतलब भाग्य के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं बैठना है। अब हमारा प्लान क्या होना चाहिए, चाहे अभी के लिए चाहे कल मॉर्निंग के लिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मार्केट क्लोज होने में हो सकता है ब्रेकआउट दे दे और हो सकता है आज ना भी दे। इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर अगर अच्छे से कोई बुलिश कैंडल बुलिश होनी चाहिए, क्लोज करती है, थोड़ा सा वॉल्यूम के अंदर हमें अच्छा कुछ दिखता है, प्लस RSI भी हमारा पॉजिटिव रहता है, तो ही हम यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे। अदरवाइज़ ये हो सकता है कि फिर से ट्रैप करके नीचे आ सकता है। ब्रेकआउट बिल्टअप को सक्सेसफुल होने के लिए ऊपर कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ इस लेवल पर इस कंसोलिडेशन में अपनी कोई एंट्री कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा आपको, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आप EMA 9 के ऊपर, या फिर ये जो स्विंग बन रहा है, देखिए ये जो स्विंग बना, इस स्विंग की ये कैंडल बनी, ये जो कैंडल है इसके नीचे आप अपना SL रख सकते हैं। और आप इसके इस कंसोलिडेशन के अगर अंदर ट्रेड करते हैं तो वो रिस्की हो जाता है। 50% उसमें होता है कि 50% मामला हो गया कि ब्रेकआउट हुआ है, 50% फेलियर हो गया, बट आपका SL छोटा हो गया। वहीं अगर ब्रेकआउट के बाद आप लेते हैं तो SL थोड़ा सा बड़ा आपका पड़ता है, बट उसमें थोड़ी सी श्योरिटी ऐड हो जाती है। हालांकि ब्रेकआउट के बाद भी ट्रैप हो जाता है। एक और छोटी सी स्टडी करते हैं प्राइस की 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट पे देखिए यहाँ से अच्छा खासा नीचे से बायर्स ने जो है पुश किया प्राइस को और ये एक बुलिश कैंडल बनी, ये वाला ग्रीन कैंडल। उसके बाद में यहाँ से ये जो रेड कैंडल के सेलर हैं इन्होंने फिर से प्राइस को ऊपर से फोर्स किया और यहाँ पे क्या बना, एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का बन गया। एक तरीके से बराबर की फ़ाइट हो गई फिर से कि ऊपर यहाँ पर सेलर हैं, आप इस समय ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर सेलर हैं और यहाँ पर कहीं अभी भी बायर हैं, राइट।
सो अभी फाइट है, तो एक तरीके से दिस इज़ नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ गया आपके पास में कि फ़ाइट यहाँ पर बराबर है। यहाँ से ऊपर की तरफ प्राइस को पुश किया जा रहा है और ऊपर से यहाँ नीचे की तरफ प्राइस को पुश मिल रहा है। वही आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस कैंडल की नीचे यहाँ पर विक, इस कैंडल की यहाँ पर विक, मतलब बराबर की अभी फाइट आप बोल सकते हैं, क्लियरेंस नहीं है। प्राइस अगर ईएमए के नीचे क्लोज होना शुरू हो जाएगा, फिर आप कह सकते हैं कि हाँ अब निगेटिव है, 2-3 कैंडल अगर इसकी क्लोज हो जाती हैं, सो आप एक निगेटिविटी फिर आप देख सकते हैं कि फिर अब जो है ब्रेकआउट अभी इसका नहीं हो रहा है। अब इसको एक बार आप डे टाइम फ्रेम पर देखें कि प्राइस को आखिर यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। डे टाइम पर अगर आप देखें, ये जो कैंडल है यहाँ इसका विक है और यहीं पर इसका रेसिस्टेंस इसको मिला, ठीक है। ये कैंडल अब यही वो एरिया है जहाँ पर प्राइस को प्रॉब्लम हो रही है। ये एरिया अगर क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ तक का मोमेंटम इसमें आराम से मिल सकता है। अगर आप देखें, सो ये जो एरिया है, दिस एरिया, ये एरिया पार होना इससे थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे ये एरिया क्रॉस होगा तो यहाँ तक आप आराम से मोमेंटम देख सकते हैं। फिर अगला जो रेसिस्टेंस है, ये बड़ा रेसिस्टेंस इसके लिए यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर फिर इसको या तो एक इस तरह के जो रेसिस्टेंस रहते हैं, या तो गैप अप क्लियर होते हैं या फिर एक बड़ी बुलिश कैंडल के साथ क्लियर होते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ रेसिस्टेंस था, यहाँ रेसिस्टेंस था, उसके बाद में यहाँ इस कैंडल में आप देखो कितना जो है सेलिंग वॉल्यूम था, कितने सारे सेलर्स थे। सो अगर आप इसे डे टाइम पर भी देखो तो ये एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न इसने बनाया। डब्ल्यू की जो फर्स्ट लैग होती है वो रेड होती है, हमने कई बार डिस्कस भी किया है, एंड जो सेकंड लैग होती है वो ग्रीन बनती है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, नेक के ऊपर अपने आप को इसने होल्ड किया हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि नेक के ऊपर इसने होल्ड किया हुआ है, क्या ये इस लेवल को ब्रेक कर पाता है? ब्रेक कर देगा तो डब्ल्यू का टारगेट, आप सभी को पता है डब्ल्यू का जो टारगेट होता है वो रहता है जहाँ से ये फर्स्ट, जहाँ से ये जो इसकी नेक है और इसका जो बॉटम है, ये एरिया, दिस एरिया, इतना एरिया ही ऊपर उसका टारगेट रहता है। तो वही निकल के आएगा हमारा टारगेट यहाँ तक का, जहाँ पर प्रीवियस रेसिस्टेंस है। चार्ट पैटर्न बहुत अच्छे से काम करते हैं, अगर आप उनके टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ उनको यूज़ करें तो आपको 60 to 70% विनिंग रेट वो दे जाते। सो डे टाइम फ्रेम पर काफ़ी कुछ क्लियरेंस आपको हो रहा होगा कि हाँ एक डब्ल्यू बनता हुआ यहाँ पर आपको नज़र आता है इस तरीके से, एंड यहाँ और ये इसका नेक बनता हुआ नज़र आता है, जहाँ पर पुल बैक हुआ है, जो हमने कल देखा था, ये पुल बैक, और उसके बाद में यहीं पर अभी जो है ये एरिया इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। तो निगेटिविटी कहाँ पर आएगी? अगर आप शॉर्ट ट्रेड के लिए, जब आपका विज़न जो है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपके लिए ये इतना सा एरिया भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसमें भी ट्रेड कर लेंगे। 10 पॉइंट का एरिया भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तब आपके लिए जो एरिया है वो इससे 5 गुना या 10 गुना हो जाता है। तो आप 50 से 100 पॉइंट का एरिया कम से कम देखते हैं कि जिसमें आपका माने 20 या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो आपका जो टारगेट है वो 40 पॉइंट का, 50 पॉइंट का या 70 पॉइंट का टारगेट है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को स्पेकुलेट करते हैं और अकॉर्डिंगली आप प्लान करते हैं। अगर आप इस डब्ल्यू का प्लान कर रहे हैं, अगर आप पोजिशनल प्लान कर रहे हैं, तो आप इसके ऊपर ही ट्रेड करेंगे। इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल क्लोज होता है तो आप अपना ट्रेड प्लान करेंगे। उसमें भी आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि ये कैंडल के नीचे आपका लगा एसएल, और मान लीजिए बुलिश कैंडल यहाँ जा कर के क्लोज होता है, तो आप यहाँ इसके ऊपर थोड़ी ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहाँ से तो फिर से रेसिस्टेंस है, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला ही नहीं ढंग से। सो आपको स्कोप देखना है कि कहाँ तक है स्कोप, मतलब रूम आपको एक तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि उस ट्रेड के अंदर अगर आप पोजिशनल जाना चाहते हैं तो आगे कितना स्पेस है, कितना रूम है। मतलब नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस, अगर आपने बाय किया हुआ है तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल कहाँ पर है, अगर आपने सेल किया हुआ है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहाँ पर है। दिस इज़ कॉल्ड एरिया या रूम ऑफ ट्रेड की, उसके अंदर कितना स्कोप है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ डब्ल्यू के बेसिस पर भाई बुलिश कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई और आपने यहाँ पर अपनी ट्रेड बना ली, और जो आपका एसएल है वो इसके नीचे आपने एसएल रख दिया और ट्रेड यहाँ पर ले ली, और आपका रिवॉर्ड कितना सा है, इतना सा आपका रिवॉर्ड है। रिस्क, दिस इज़ योर रिस्क हो गया और दिस इज़ योर
रिवॉर्ड। तो क्या ये ट्रेड अच्छी रहेगी? नहीं, ये ट्रेड सही नहीं है। इन्वेस्टमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप पोजिशनल स्विंग ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको सबसे पहले देखना होगा, मनी मैनेजमेंट सबसे पहले देखना होगा। एटलीस्ट 1:1, 1:2 पर तो आप ट्रेड करेंगे ही। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ यही था कि आप एक बार लाइव देखें चीज़ों को। ऐसा ना हो कि आप ये यहाँ से डाउन जाना शुरू हुआ और आपके हाथ पैर फूलने लगे, अरे भाई मैं तो यहाँ से पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी इस तरीके से एक अच्छा लंबा मूवमेंट होता है इंट्राडे ट्रेड के अंदर, तो कुछ और जब कोई रेसिस्टेंस हिट होता है तो वहाँ पर एक पॉज ज़रूर बनता है। तो वहाँ पर एक एरिया ऐसा आता है, अगर मैं बात करूँ इसको, मैंने यहाँ पर रेसिस्टेंस मार्क कर, मैं बहुत सिंपल लाइन से ही रेसिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करके काम करती हूँ, बिकॉज जो मेन थिंग है, आई लुक फॉर विक्स ऑफ द कैंडल्स। ये एरियाज़ इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से। और ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर आपको मिला इस तरीके से, तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, होल्ड बनता है, क्योंकि इस रेसिस्टेंस को क्रॉस करना आसान नहीं होगा। यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से कितनी बड़ी विक है, देखो कितनी बड़ी कैंडल है, यहाँ से सेलिंग आई, कहाँ तक लेके गए सेलर। इस एरिया को क्रॉस करने के लिए थोड़ा सा मोमेंटम चाहिए। अब ये एरिया क्या है, ये एरिया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑर्डर्स जो हैं वो एक तरीके से आप कह सकते हैं लगे हुए हैं। कुछ लोग विन करेंगे, कुछ लोग लूज़ करेंगे। तो यहाँ बायर के, सेलर के, जो ब्रेकआउट ट्रेड ऊपर की तरफ लेना चाहते हैं, उनकी यहाँ पर ऑर्डर होंगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो इस पोजीशन पर शॉर्ट करके चल रहे होंगे। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पर रेसिस्टेंस लेवल है। उसको क्रॉस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसको होता है, ये प्राइस को होल्ड करता ही करता है। इसी तरीके से अगर कोई प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और कोई सपोर्ट, मेजर सपोर्ट है जहाँ पर पहले 2 या 3 बार का सपोर्ट है, तो एकदम से ब्रेक होना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा टाइम वहाँ पर कंसोलिडेशन होता है, दैन वो इस तरीके से या रीटेस्ट होकर के दैन ब्रेक होता है। न कि इस तरीके से ये सपोर्ट है और प्राइस ऊपर से आ रहा और बस ऐसे दन दनादन नीचे ब्रेक होता हुआ चला जाए। तो प्राइस की अपनी एक क्या कह सकते हैं आप, मोमेंटम होता है, अपनी एक चाल होती है जिसको कि हम समझ सकते हैं। अब इसी में हम एक लोकल स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते हैं। अगर मैं ये एरिया देखूँ, मैं इसको सर्कल कर देती हूँ, लेट मी डू सर्कल दिस एरिया। इस सर्कल के अंदर आपको लोकल स्ट्रक्चर, लोकल माने तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के समय बनने वाले स्ट्रक्चर्स क्या नज़र आता है आपको? दिस इज़ डब्ल्यू, राइट। डब्ल्यू के ऊपर ये निकल गया, यहाँ से इसने एक तरीके से ये एरिया क्रॉस कर दिया और ये अब अप्रॉक्सीमेटली ब्रेकआउट देने को तैयार है। तो लोकल स्ट्रक्चर डब्ल्यू, डब्ल्यू कहाँ बना है? डब्ल्यू बना है आपका जहाँ पर रेसिस्टेंस जोन है। तो दिस इज़ कॉल्ड लोकल स्ट्रक्चर। हम बार बार बात करते हैं कि लोकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है क्या, तो अभी चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। हाँ, अगर फिर से इसको रिजेक्शन मिलता है, ये एरिया फिर से ये जो एरिया है फिर से रिजेक्शन यहाँ से मिलता है इसको, एक ये वाला वीक है, तो यहाँ से इसकी चाल यहाँ तक तो रहेगी ही रहेगी, यहाँ तक रहेगी। यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिलता है तो किस तरीके का मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस तरीके से आए और फिर इस तरीके से यहाँ से भाग जाए, और इस तरीके से आता है और फिर से अंदर घुस जाता है, तो भाई फिर नेगेटिव हो जाना है, क्योंकि फिर बस इस बॉक्स के बाद यहाँ पर नेगेटिव ही ट्रेड बनती है। फ़िलहाल वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको ये लोकल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट प्लस ब्रेकआउट बिल्टअप प्लस किस तरीके से आपको मल्टीपल टाइम में चीज़ें रीड करनी है कुछ क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप स्टडी करना चाहते हैं ये सारे पैटर्न्स जिसमें हमने हेड एंड शोल्डर, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ट्रायंगल, सारे क्लास चार्ट पैटर्न्स डिस्कस किए हुए हैं, चैनल पे जाके आप स्टडी कर सकते हैं। प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग की भी सीरीज़ बेसिक टू एडवांस डली हुई है, आप वो भी जा करके स्टडी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।